गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। आज की इस क्लास के फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे हाउ टू आंसर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट्स आते हैं, बहुत गलतियां करते हैं वो। तो आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है वो हम इस वीडियो में समझेंगे, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो मैंने उसके लिए एक एग्जांपल लेट कर लिया आपको इस एग्जांपल को समझने के बाद आप दूसरे एग्जांपल्स को कर पाओगे। तो इस एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से समझना। इस एग्जांपल्स में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर थोड़ी सी ब्लरिंग हो रही है, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना। अ फिल्डर वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। एक फील्डर है, क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में एक फील्डर है, वो क्या कर रहा है, वो एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच कर रहा है ग्रेजुअली। कैसे कि वो अपने हाथों को इस तरह से पीछे लेके आता है। आपने हमेशा देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी या विकेट कीपर के साथ ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब भी उनके पास कोई थ्रो करता है तो वो अपने हाथों को हमें पीछे जरूर लेके जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि वो अपने हाथों को पीछे लेके क्यों जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर छुपा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। कैसे छुपा हुआ है अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है आपके पास इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। लेकिन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले आप इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड्स में समझ लीजिए, और उसके बाद आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। तो वो पॉइंट क्या है वो समझिए। सबसे पहले आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हों जिसके अंदर टाइम की इंपॉर्टेंस है, टाइम या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं देखना ध्यान से। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से होगा। कैसे होगा आपको पता होना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, मैथमेटिकली व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैथमेटिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, और आपके पास यहां पर इसके फॉर्मूले अवेलेबल हैं। F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि आपको पता है जो फोर्स है हमारे पास वो होती है, इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम एंड चेंज इन मोमेंटम मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब F का फॉर्मूला ये भी है, F का फॉर्मूला ये भी है। अब हमें क्या करना है, इस छोटे से इस फॉर्मूले को और छोटा कर देना है। इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है, जो F है हमारे पास, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम इस बात का ध्यान रख पाते हैं तो हमें यह पता है कि F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या है, इफ टाइम इंक्रीजेस F डिक्रीजेस। अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो जो F है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप इसको लेट कर सकते हो। सपोज करो आपके पास यहाँ पे T की वैल्यू सपोज करो 1 है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। सपोज करो आपके पास T की वैल्यू क्या है, यानी कि जो फॉर्मूला है इसे हम इस तरह से मान सकते हैं, F इज इक्वल टू 1 बाई टी। हम इसे इस तरह से मान सकते हैं। सपोज करो T की वैल्यू 1 है, तो F की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 बाय 1 1। और अगर आपके पास T की वैल्यू 2 पुट कर दें, यानी कि हमने क्या किया है, टाइम को इंक्रीज किया है T1 से T2। T1 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर हम टाइम को इंक्रीज कर दें 2, तो F की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू 1 बाय 2, दैट इज F इज इक्वल टू 0.5। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि अगर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, इसका मतलब क्या होता है, इफ टाइम इंक्रीजेस F डिक्रीजेस, और इफ टाइम डिक्रीजेस, अगर टाइम को डिक्रीज करते हैं तो F क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे, ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देके भी आपको समझा दिया। अब अगर आपको यहां से भी कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो एक और छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है। कैसे लिया हुआ है, ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज करो ये फॉर्मूला जो है या ये जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, फास्ट मूविंग बॉल है, एक बॉल है जो बहुत स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है, आपके पास बॉलर ने बॉल फेंकी, प्लेयर ने उसको शॉट मारा। शॉट मारने पर क्या होता है, जो बॉल होता है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बॉल एकदम से बैट्समैन के बैट से निकलती है। तो क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। सपोज करो हमने यहाँ पे लेट कर लिया 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब प्लेयर उसे कैच कर लेता है, जब प्लेयर उसे कैच करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, यानी कि v आपके पास यहाँ पर क्या है, 0 है। पहले आप इसे समझ लीजिए, ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। जैसे ही आपको क्लियर होगी
आपको थ्योरी पार्ट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि u की वैल्यू कुछ ना कुछ है, से 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमने सपोज करा जो बॉल है उसका मास 1 kg है, ताकि हमारी टाइम जो कि हमारा कैलकुलेशन है वो आसानी से हो जाए। अब सपोज करो जो प्लेयर है, अगर प्लेयर उसे 1 सेकंड में रोक लेता है, यानी कि बॉल को 1 सेकंड में रोक लेता है, तो क्या होगा, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो कितनी होगी, 10 न्यूटन होगी। यानी कि उस प्लेयर को 10 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए। अगर वो क्या करता है, 5 सेकंड का टाइम लेता है, तो 5 सेकंड की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 न्यूटन आ जाएगी। यानी कि अब उसे क्या करना है, 2 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करना है। अब यहां से हमने क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि जो टाइम है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है फोर्स के अंदर। इफ टाइम इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस, आपको यहां से भी समझा दिया मैंने, आपको यहां से एग्जांपल देके भी समझा दिया। सपोज करो टाइम यहां पर ज्यादा है, 5 सेकंड का मतलब टाइम ज्यादा है, 1 सेकंड का मतलब क्या है, टाइम कम है। तो आप देखो जब टाइम कम है फोर्स क्या है, ज्यादा आ रही है। और जब टाइम कम है तो फोर्स, टाइम ज्यादा है तो फोर्स आपके पास क्या हो रही है, कम हो रही है। ये वही फोर्स है जो उस समय यानी कि ट्रांसफर ऑफ मोमेंट के टाइम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के टाइम होता है, या फिर वो फोर्स होती है। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ए फील्डर व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। वो क्यों करता है, अब आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि अगर एक प्लेयर सीधा बॉल को पकड़ लेगा इसका मतलब टाइम कम लग रहा है, और अगर वो पीछे लेके जाता है हाथों को तो इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ रहा है। तो टाइम बढ़ने से क्या होता है, अल्टीमेटली फोर्स कम होती है। देखो यहाँ पे टाइम बढ़ा, फोर्स कम हुई, यहाँ पे टाइम बढ़ा, फोर्स कम हुई। तो बस अब आपने इस सभी बातों को थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो कैसे है, वन बाय वन एक एक लाइन पढ़ते हुए चलो। आप सोल्यूशन भी बोल सकते हो, अगर एक क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो सोल्यूशन, नहीं तो ये थ्योरी है। दिस इज डन, क्यों करता है वो, सो एज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द कैच। प्लेयर अपने हाथों को बैकवर्ड पीछे मूव क्यों करता है, क्योंकि वो टाइम को इंक्रीज कर पा रहा है। टाइम को क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो हाई वेलोसिटी है मूविंग बॉल की वो डिक्रीज हो जाएगी जीरो में। क्योंकि जो पहले देखो ना यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, कुछ भी थी, लेकिन उसे क्या करना है, उसको जीरो पे करना है। अब वो जीरो पे जो हमें करना है, अब उसके लिए टाइम कितना होना चाहिए, बात ये आ गई। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स कम होगी, टाइम कम लग रहा है तो फोर्स ज्यादा होगी। which the high velocity of a moving ball decrease to zero, thus negative acceleration of the ball is decreasing। अब यहाँ पे negative acceleration वर्ड क्यों आया, क्योंकि आपको पता है v माइनस u है। अब v की वैल्यू जीरो है, u की वैल्यू समथिंग है, तो जीरो माइनस समथिंग नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर द फोर्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ कैचिंग द बॉल इज आल्सो रिड्यूस्ड। मींस इस पूरे पैरे के अंदर, वैसे लिखना तो आपको पूरा पैरा ही है, लेकिन आपको समझना ये है कि अगर टाइम इंक्रीज होता है तो फोर्स क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और फोर्स डिक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, हमारे हाथों को पेन नहीं होगा। ये दूसरा पैरा जो लिखा हुआ है वो इसका कंप्लीट एंटी लिखा हुआ है कि अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर प्लेयर ऐसा नहीं करता तब क्या होगा, तब क्या होगा, उसके हाथों को चोट लगेगी। क्यों लगेगी, ध्यान से देखो। इफ द बॉल इज स्टॉप्ड बाय द फील्डर सडनली, अगर वो कम टाइम में रोकता है, सडनली का मतलब क्या है, कम टाइम में, then its high velocity decrease to zero in a very short interval of time। suddenly का मतलब क्या है, एकदम से। जैसे मान लो आपने ऐसे पकड़ लिया, suddenly है ये, एकदम से, टाइम कम लग रहा है। लेकिन अगर आप पीछे लेकर जाते हो हाथों को तो क्या होगा, आपने टाइम को इंक्रीज कर दिया। तो इट मींस दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज लार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो यानी क्या हो जाएगी, फोर्स ज्यादा हो जाएगी। एंड कंसिक्वेंटली ए लार्ज फोर्स इज टू बी अप्लाइड for holding the catch that may hurt the palm of the fielder। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेयर उसे एकदम से रोक देता है, सडनली रोक देता है, तो क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, देखो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही लगता है, इस तरह से देखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, अल्टीमेटली फोर्स के इक्वल होता है। तो टाइम को कम ज्यादा करने से फोर्स के ऊपर देखो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यही जो फोर्स है वो हमें परेशान कर सकती है। कैसे परेशान करेगी, अगर वो ज्यादा टाइम लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके हाथों को चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर कम टाइम लगाएगा तो फोर्स इतनी ज्यादा हो सकती है और आपसे वो, मतलब कि आपके पाम को वो चोट भी पहुंचा सकती है। आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जिन बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक है वो इसको कोशिश, उनको तो पता ही है खैर, लेकिन जिनको जो नहीं खेलते हैं वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप क्या करो, एक बॉल लेकर आओ,
अगर अच्छे से करनी है प्रैक्टिस तो लेदर की बॉल, अगर लो लेवल पे करनी है, सिंपल लेवल पे करनी है तो प्लास्टिक की या फिर कॉस्को की। आप बॉल को सीधा थ्रो करो और जब आप उसे ऐसे पकड़ोगे ना तब आपको ज्यादा चोट लगेगी आपके हाथों पे, और अगर आप उसको इस तरह से करोगे तो आपको हाथों को चोट नहीं लगेगी। और इसीलिए जो कोचेज होते हैं वो लेदर की बॉल से तो हमेशा बोलते हैं कि आपने पीछे हाथों को लेकर ही जाना है, नहीं तो इतनी ज्यादा चोट लगती है कि आपके हाथ से चोट भी लग सकती है। अगर आप उसे करोगे, जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ यही वाला कंसेप्ट लगाना है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और हमेशा बात ये ध्यान रखनी है कि अगर टाइम इंक्रीज करता है तो फोर्स कम होगी, अगर टाइम को डिक्रीज कर रहे हो यानी कि कम टाइम ले रहे हो तो फोर्स इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हम एक डिस्कस कर लेते हैं, मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, आप उनको देखना और आपसे वो हो जाएंगे। जैसे कराटे एक्सपर्ट है, एक कराटे एक्सपर्ट क्या करता है, स्लैब्स को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। तो वो क्यों कर पाता है? वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अपने हाथों को बहुत स्पीड से, बहुत फास्ट लेकर आता है। हाँ, उसके पास टेक्निक है और उसके हाथों में वो पोटेंशियल भी होती है। आप लोग इसे घर पर ट्राई मत करना, कहीं अपने आप करने ट्राई बैठ जाओ। हम बात कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट की, कराटे एक्सपर्ट। कराटे एक्सपर्ट आपने देखा होगा बहुत सारी स्लैब्स को लगाता है और एकदम से उसे अपने हाथ के शॉट से तोड़ देता है। तो वो क्यों तोड़ पाता है? क्योंकि वहां पर वो इसका अपोजिट लगाता है। मतलब कि कंसेप्ट तो यही है लेकिन इससे अपोजिट कैसे, वो यहाँ पर क्या करता है, टाइम को डिक्रीज करता है। वो अपने हाथों को ऊपर से लेके आता है लेकिन जो लेकर आता है वो उस टाइम पीरियड को काफी कम कर देता है, जिसकी वजह से फोर्स, जो फोर्स उसे चाहिए उस स्लैब्स को तोड़ने के लिए वो जनरेट कर पाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? क्योंकि हमें टेक्निक नहीं पता। हम अपना हाथ लेकर आएंगे, स्लैब से मारेंगे, कुछ तो डरते डरते मारते हैं, और जब डरते डरते मारोगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा होने से क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और कम फोर्स के साथ वो स्लाइड ना तो ब्रेक होगी और आपको चोट लग सकती है उस स्लैब्स की वजह से। लेकिन जो कराटे एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है, टाइम को डिक्रीज कर देता है, बहुत ज्यादा टाइम को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इंपैक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज कर जाता है, और इंपैक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज होता है, इसीलिए वो स्लैब्स आपके पास सारी की सारी टूट जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं। तो कराटे एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। कैच वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको कंसेप्ट बता दिया, आप सारे के सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर पाओगे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आज हमें इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हमें डिस्कस करना है न्यूटन्स का नेक्स्ट लॉ, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने फर्स्ट लॉ स्टडी कर लिया, हमने सेकंड लॉ स्टडी कर लिया। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, सभी बच्चों का ये फेवरेट होता है। न्यूटन थर्ड लॉ हर बच्चे का फेवरेट होता है। क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये सबसे फेवरेट क्यों होता है सभी स्टूडेंट का, ध्यान से सुनो। इसकी स्टेटमेंट की वजह से। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट बहुत ही शॉर्ट है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है, बहुत शॉर्ट है, और इसी वजह से ये सभी स्टूडेंट्स की फेवरेट होती है। मींस अगर स्टेटमेंट आ जाए तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किया जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाइज बहुत ही सिंपल है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें छिपी हुई हैं। अब बारी आती है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हमें उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि इसके अंदर ये दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। अभी एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, ध्यान से सुनो। सपोज करो ये एक पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए ने पर्सन बी को थप्पड़ मारा, ठीक है, स्लैप किया है। तो क्या होगा, ए ने बी के ऊपर एक एक्शन फोर्स लगाई, ए ने बी के ऊपर एक्शन फोर्स लगाई। समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ, इसलिए इसको थोड़ा सा
अलग वे में मत लेना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। तो क्या होगा, बी भी ए के ऊपर फिर थप्पड़ मारेगा, सीधी सी बात है, ये कहेगा तूने मुझे क्यों मारा, तो ये भी इसको मारेगा। तो यानी कि ये आपका क्या होगा, ये जो करेगा ये हो जाएगी आपके पास रिएक्शन। यानी कि सबसे पहले हमें समझना है कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। एक्शन वो होता है जो सबसे पहले एक्ट करता है, सबसे पहले। यानी कि सपोज करो यहाँ पर हम स्टोन भी ले सकते थे, ये दो ऑब्जेक्ट भी ले सकते थे। सपोज करो ये दो बॉल्स हैं, बॉल ए बॉल बी। तो बॉल ए जब बॉल बी को स्ट्राइक करेगी तो क्या हुआ, बॉल ए ने बी को स्ट्राइक किया, तो इसे बोलेंगे एक्शन। तो इसके अपोजिट बी भी ए पर फोर्स जरूर लगाएगी, उसे हम बोलेंगे रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स ही हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी कि ए ने बी के ऊपर जो किया वो भी फोर्स है, बी ने ए के ऊपर जो किया वो भी फोर्स है, लेकिन इनको हम नाम दो देंगे, एक देंगे एक्शन और एक देंगे रिएक्शन। एक्शन वो है जो फर्स्ट कर रहा है, और उसके अपोजिट में, उसके रिएक्शन में जो कोई फोर्स लगाई जाती है उसे बोलते हैं हम रिएक्शन फोर्स। जैसे कई बार होता है ना, दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है, दो बच्चों की लड़ाई हो गई, तो उस समय क्या होता है, दोनों बच्चे आते हैं कि इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को मारा। तो टीचर क्या कहता है, सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, सबसे मेन वो है। फिर वो बोलता है कि हाँ पहले तो थप्पड़ इसने मारा था, तो इसका मतलब फिर उसे डांटा जाता है कि तूने इसको पहले थप्पड़ क्यों मारा, समझाने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको एक्शन और रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमेशा आपको ये समझना है कि किसी भी एक्शन, किसी भी कॉज के अंदर दो फोर्स होती हैं, एक फोर्स होगी एक्शन और एक होगी रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट आपको यह समझना है। दूसरा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन की बात की जाए तो वो डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसका मतलब समझो क्या होता है, इसका मतलब आप समझो क्या है कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहां पर हम ये बात कर ही रहे थे, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, देखो एरो कहां जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है ना, और जो बी इसके ऊपर लगाएगा वो एरो कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। तो यहीं से आपको ये बात क्लियर हो रही है कि एक्शन और जो रिएक्शन फोर्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन साइन होते हैं। मीन सपोज करो ए ने बी के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तो बी भी ए के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा, बस उससे पहले नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये बात आपको समझनी है, क्लियर होगी बात आपको, ये बात आपको समझनी है। तो एक्शन रिएक्शन पता लग गया, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी आपको पता लग गया। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होती हैं वो हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती हैं। जैसे यहां पर देखो ध्यान से, ए ने बी के ऊपर स्लैप किया, ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो यानी कि जो एक्शन फोर्स है वो किसके ऊपर लगी है, बी के ऊपर लगी है। अब बी ए को लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या, जो रिएक्शन फोर्स लगी वो किस पे लगी, ए पर लगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती हैं। इसीलिए अगर मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो जाता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो भी वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, क्योंकि कैंसिल तभी कर सकते हैं जब वो एक सेम ऑब्जेक्ट पर लगे। जैसे हम यहां पर देखते हैं ना, यहाँ पे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है लेफ्ट टू राइट 5 न्यूटन, और यहां पर राइट टू लेफ्ट अगर फोर्स लग जाए 5 न्यूटन, तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन, यानी कि कोई भी चेंज यहां पर नहीं होगा। लेकिन एक्शन और रिएक्शन फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती हैं, इसीलिए वो आपस में कैंसिल नहीं करती हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या कितने पॉइंट पढ़ लिए, अभी हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। सबसे पहले एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होती है वो पढ़ ली, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज क्या रिलेशनशिप है हमने वो पढ़ लिया। तीसरा हमने ये पढ़ लिया है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। हमने यहां पर इस पॉइंट को भी पढ़ लिया है। इसके बाद एक्शन, जो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों फोर्सेस पेयर्स के अंदर काम करती हैं। अगर एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स जरूर होगी, अगर रिएक्शन फोर्स है तो एक्शन फोर्स भी जरूर होगी। एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, इससे रिलेटेड और भी जो भी कोई पॉइंट्स होंगे वो हम आगे देख लेंगे। अभी तक आपने सिर्फ क्या करना है, न्यूटन्स
थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं इसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमने वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एक्शन रिएक्शन क्लियर है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, डायरेक्शन वाइज डिफरेंट। डायरेक्शन वाइज डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि अगर एक्शन फोर्स 5 न्यूटन है, रिएक्शन फोर्स -5 न्यूटन होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये पढ़ लिया। तीसरा हमने पॉइंट यहाँ पर ये पढ़ लिया है कि ये जो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, और जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये पेयर्स में काम करते हैं, ये हमेशा पेयर के अंदर काम करते हैं। दूसरा, ये ऐसा नहीं होता कि ये अलग टाइम के अंदर हो, जैसे ही एक्शन फोर्स स्टार्ट होगी उसी समय साइमल्टेनियसली रिएक्शन फोर्स भी आपके पास स्टार्ट हो जाएगी, आपको ये भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ इसने इसको पहले, ये याद रखने के लिए तभी मैं तुम्हें एग्जांपल लिया है, ये थोड़ा ना है कि हाँ भाई इसने इसको पहले स्लैप किया तो ये इसको कल स्लैप करेगा, ऐसा नहीं होगा ना, उसी समय अपना जो हिसाब है वो पूरा करेगा, समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है ना, तो तुम बार बार ध्यान रखना कि सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं ये कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है बोथ अक्कर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होती हैं। जैसी एक्शन फोर्स आ रही है रिएक्शन फोर्स भी साथ ही उसके अंदर आ जाती है, ये नहीं है कि वो टाइम ज्यादा लेगी। और इसीलिए जब भी एक्शन रिएक्शन फोर्स के अंदर हम कभी रिप्रेजेंट करेंगे आगे, जैसे बॉल्स को कोलाइड करें, कोलिजन हुआ है बॉल्स के बीच में, तो जो टाइम होगा वो एक ही टाइम लेते हैं, टाइम अलग अलग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं। ये आएगा डेरिवेशन के अंदर, एक पार्ट पॉइंट है वहां पर ये पॉइंट आएगा, वहां पर आपको ये बात क्लियर होगी कि टाइम हमने एक ही लिया। क्यों लिया? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है सिर्फ और सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। इसीलिए सभी का ये फेवरेट होता है, न्यूटन थर्ड लॉ सबका फेवरेट है, वो इसीलिए क्योंकि ना तो इसमें कोई डेरिवेशन है, ठीक है ना, इसमें आपके पास कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सी स्टेटमेंट है और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन कैसे आता है अब देख लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं और उसके बाद आप सारे के सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे हाउ वी कैन वॉक, क्वेश्चन सपोज कर आपके पास आ गया, हाउ वी कैन वॉक, हम चल कैसे पाते हैं? तो जो हम चल पा रहे हैं उसके अंदर भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। अब न्यूटन थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है वो समझने की कोशिश करना। जब भी हम चलते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो आप खड़े हो, बिल्कुल सीधे खड़े हो, ठीक है, अब आपको चलना है, तो आप चलने से पहले करते क्या हो, आप एक पैर से अर्थ को पुश करते हो। तो आप क्या करते हो, अपने एक पैर से 1 फुट से, विद 1 फुट, 1 फुट से आप क्या करते हो, अर्थ को बैकवर्ड पुश करते हो, अर्थ को या ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हो। और उसके अपोजिट में ही, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ, आपने क्या किया, अर्थ को बैकवर्ड पुश किया, ये हो गया आपका एक्शन फोर्स। जब आप पुश करते हो अर्थ को, पुश अर्थ बैकवर्ड, तो इसमें क्या होता है, आपकी एक्शन फोर्स आ जाती है। तो अब क्या होगा, अर्थ आपकी रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अर्थ क्या लगाएगी, अपनी रिएक्शन फोर्स लगाएगी। क्यों लगाएगी? अपोजिट टू द एक्शन, आपने एक्शन किया है, अर्थ उसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स जरूर होगी। और उसी रिएक्शन फोर्स की वजह से वी एंड यू, ऑल ऑफ अस आर एबल टू वॉक। ठीक है, तो हम चल क्यों पाते हैं, उसके अंदर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पैरों से पुश करते हैं अर्थ को बैकवर्ड, दिस इज अवर एक्शन फोर्स। इन रिटर्न, और यू कैन से इन टर्न, अर्थ पुशेज अस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने क्या किया, बैकवर्ड पुश किया अर्थ को, यहां पर देख लो बैकवर्ड पुश किया, और अर्थ हमें क्या करेगी, फॉरवर्ड पुश करेगी, फॉरवर्ड पुश करेगी, विच इज हेल्पिंग इन अस वॉकिंग, जो हमें हेल्प करेगा वॉक के अंदर। लेकिन वो होगा क्या, वो रिएक्शन फोर्स होगी अर्थ की। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं प्रॉपर वर्डिंग आपको लिखवा देता हूं, आपको समझा दिया, इसको समझने के बाद इसकी प्रॉपर वर्डिंग आपको लिखवा देता हूं, और उसके बाद आप इस पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। When a person walk, answer, when a person walk on a road या on road, he pushes the road, he pushes the road backward with his foot, with his foot. Thus
action force, thus action force is acting on the road in backward direction, in turns, or you can say in returns. The road, in returns, the road exerts equal force of reaction on the person in forward direction, due to which person is able to walk forward, या बस able to walk। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चंस के या इस तरह के क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करनी है। जैसे सेम क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वी कैन स्विम, हम स्विम कैसे करते हैं। स्विमिंग करने के अंदर भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही लगता है। तो पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर वहां पर आप अपने आप ही एक्सप्लेन कर पाओगे। तो व्हेन ए पर्सन वॉक ऑन ए राउंड रोड, ही पुशेस द रोड बैकवर्ड विद हिज फुट, दिस thus action force is acting on the road in backward direction। तो जो एक्शन फोर्स है वो अर्थ के ऊपर लग रही है, और किस डायरेक्शन में लग रही है, बैकवर्ड लग रही है, पीछे की तरफ लग रही है। जैसे मान लो यहाँ पर एक पर्सन, इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये पर्सन है, ये वॉक कर रहा है। तो जब ये वॉक करता है इस तरह से, समझने की कोशिश करना कि राइट साइड में मूव कर रहा है, तो ये क्या करता है, अर्थ कह सकते हो, रोड कह सकते हो, ग्राउंड कह सकते हो, उसमें ये क्या करता है, पुश करता है, पुश द रोड या अर्थ बैकवर्ड। और इन टर्न्स और यू कैन से इन रिटर्न्स, यही जो रोड और ग्राउंड होगा ये क्या करेगा, पर्सन को फॉरवर्ड पुश करेगा, और इसी वजह से वो राइट साइड में और यू कैन से फॉरवर्ड मूव कर पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने स्टडी किया है हाउ टू आंसर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ। उसके बाद हमने न्यूटन थर्ड लॉ के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमने ये सब पढ़ा है, ये क्या है, ये है आपके पास हाउ टू आंसर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो मैंने आपको आज एक एक एग्जांपल बताया है, एक एक एग्जांपल पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, एक एग्जांपल मैंने आपको वर्बली बताया है। ठीक है, तो इसके साथ, इन दो एग्जांपल के साथ आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, आप इस तरह से सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, और अब हमारे पास इस चैप्टर में रह गया सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी डेरिवेशन और उसके न्यूमेरिकल, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।